हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर कहानी को आगे बढ़ाएं तो हम पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों? हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं पुरानी कहानी बता दूं, क्योंकि पुरानी कहानी आज की कहानी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरानी कहानी में हमने क्या देखा था बच्चों? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में हो, ठीक है, एक्सेलरेशन में हो या ऑसिलेटरी मोशन में हो, तो वो क्या जनरेट करता था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या जनरेट होते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते थे। अब समझना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते थे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते थे वो ड्यूअल बिहेवियर शो करते थे। मतलब सर क्या? दे बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। क्या कहा था हमने पिछली क्लास में? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में हो, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में हो बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते थे, ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस करते थे। और ये जो ईएम रेडिएशन थे ये ड्यूअल बिहेवियर शो करते थे, मतलब वेव जैसा भी बिहेवियर शो करते थे और पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर शो करते थे। चलिए सर, जब वेव जैसा बिहेवियर शो करते थे तो इस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दो प्रॉपर्टी समझा सकते थे। एक था डिफ्रैक्शन, आई होप इस टर्म से आप बहुत भली भांति वाकिफ होंगे कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ऑब्स्टेकल से बेंड हो जाती है। और दूसरा इंटरफेरेंस, मतलब सर दो वेव मिलेंगी और रिजल्टेंट वेव बना लेंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की हो सकती है, ठीक है। ये वेव नेचर के बेसिस पे समझा सकते थे। वेव नेचर क्या था? अरे भैया, अगर वेव है उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी जा रही है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो उसे कहते हैं वेव नेचर। व्हाट इज वेव नेचर? जल्दी जस्ट पिछली क्लासेस कहिए। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो उसे हम कहते हैं वेव नेचर। लेकिन बच्चों, अगर एनर्जी, इसीलिए पिछली क्लास का रिवीजन बहुत जरूरी, अगर एनर्जी बंडल के फॉर्म में जाए, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एनर्जी किस फॉर्म में जाए बच्चों? पैकेट्स के फॉर्म में। दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाए तो पैकेट को क्या नाम देते थे अपन? क्वांटम। देखिए, कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो नहीं है, एनर्जी इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और इन पैकेट को क्या नाम देते हैं हम बच्चों? याद करिए, क्वांटम। और यहीं से अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है। किसने दिया? प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने। किसने दिया? प्लैंक ने। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहां से शुरू होती है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। वो क्या कहते हैं? एनर्जी कांस्टेंट नहीं जाती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है तो सर इससे क्या होगा कि वेव है तो वेव जैसे क्यों नहीं मान लिए? क्योंकि बेटा, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी जो थी, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसे आप वेव नेचर के बेसिस पे नहीं समझा सकते। रेडिएशन, उसे आप वेव नेचर के बेसिस पे नहीं समझा सकते। दूसरा सर क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव नेचर के बेसिस पे नहीं समझा सकते। क्यों सर? क्योंकि होता क्या था, मैंने बताया था, जब फोटोन आता है, ठीक है, आप सुनना, व्हाट इज फोटोन? अगर इस पैकेट ऑफ एनर्जी को लाइट के टर्म में मैं यूज कर लूं, लाइट भी तो एनर्जी है ना, अगर इस एनर्जी को या क्वांटम को मैं लाइट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी लाइट के रिस्पेक्ट में कहलाते हैं फोटोन। जब फोटोन गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पी मतलब होता है फोटो, मतलब फोटोन गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, सबसे की पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है।
तो फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम गैप नहीं होता। लेकिन अगर इसे आप वेव नेचर के बेसिस पे समझाओ तो पहले फोटोन गिरा, भैया फोटोन नहीं, अब वो एनर्जी आई, पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा वेव के फॉर्म में और फिर निकलेगा, मतलब टाइम लैग हो जाएगा। लेकिन फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम गैप नहीं होता, तो इसे आप सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन के बेसिस पे ही समझा सकते हो। फिर बच्चों जो तीसरी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम या अलग अलग एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम, या इसी को हम बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोलना काफी सही रहेगा। इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलें, इसे हम बोलें एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या जनरली जो हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे अपने को डेप्थ में पढ़ना है, वो आप तभी समझ सकते हो जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मान लिया है। तो ये पुरानी कहानी थी, जहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी, रास्ता पता चलेगा, क्योंकि जब रास्ता पता होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, तभी तो हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी से कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम वर्ड है क्या भैया। बहुत सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, कोई रटना है ही नहीं। स्पेक्ट्रम वर्ड क्या है, आते हैं आज की कहानी पे। अगर इसे नोट डाउन करना है जस्ट क्विक रिवीजन के लिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इतने में तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। चलिए भैया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, आपके पास कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट है, सनलाइट ले सकते हो, बल्ब से निकलने वाली लाइट ले सकते हो। इस लाइट को बच्चों, जब इस लाइट को आप प्रिज्म में से पास करते होगे, यार 10वीं कक्षा तक अपन सभी पढ़ते हैं, क्लास 10 तक हम सब पढ़ते हैं कि सर कोई भी लाइट को अगर प्रिज्म में से पास किया जाए तो वो अलग अलग रंगों में बट जाती है, अलग अलग रंगों में बट जाती है। इंद्रधनुष के 7 रंग सुना ही होगा, द 7 कलर्स ऑफ रेनबो में वो डिसोसिएट होती है। और जब इंद्रधनुष दिखता है ना, तो आपने देखा होगा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंद्रधनुष जब दिखता है आपको, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वायलेट है, कोई एक मार्केशन डिमार्केशन नहीं होता, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो जब व्हाइट लाइट को, अभी तो अपन प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, है ना, इंद्रधनुष की बात नहीं कर रहे हैं, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करें, ये देखो ये क्या बढ़िया इमेज है। जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि सर ये अलग अलग रंगों में डिसोसिएट हो रही है और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये देखिए, ये रेड दिख रहा है, ये इधर वॉयलेट दिख रहा है, अलग अलग रंगों का स्पेक्ट्रम मिलता है। इसे नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो, इसे क्या नाम दिया जाता है, स्पेक्ट्रम। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भावनाओं को स्पेक्ट्रम की हम आगे अब डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बेसिक नॉलेज अभी दिमाग में बैठ चुका होगा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं नाउ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, एटम के लिए अब अपन स्पेक्ट्रम देखने जा रहे हैं। समझना बच्चों, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। मैंने कोई लाइट की बीम पास करी है, वो स्प्लिट होने वाली है। जैसे अभी आप देख पा रहे थे, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वर्ड पकड़ना, इस वर्ड को पकड़ लो, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इंटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इंटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वर्ड पकड़ना मेरा, वर्ड पकड़ना मेरा, इंटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर यहां पे इसे डिस्कस करने की कोशिश करूं तो इधर देख पा रहे होंगे रेड की वेवलेंथ कैसी थी, ज्यादा थी, वेवलेंथ ज्यादा थी। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बच्चों, वो उसका डिस्पर्शन कम होता है। तो देखो ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये कम डिस्पर्स हो रहा है, इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है वायलेट लाइट की, ये ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है। इस भावनाओं को हम आगे वाली अभी आगे की कहानी में समझेंगे। समझना हो क्या रही है कहानी, हो क्या रही है कहानी। जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो ये डिसोसिएट हो जाती है, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ
और वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी तो आपको पता ही है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिसोसिएट होगी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। दिस इज नोन एज पैटर्न ऑफ रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, अभी मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अभी भी बात नहीं करी। दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। आप सुनना, द स्पेक्ट्रम यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन। अब ये किस वेवलेंथ का रेडिएशन था, किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन था? अगर इसे अपने को सेपरेट करना है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोप में फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोप में फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी तो आपको एक अलग पैटर्न दिखने मिल जाएगा, जिसे उस पैटर्न को आप नाम दे देंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, जो हम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट इन रेडिएशन को पता करने के लिए कि हाँ ये रेडिएशन निकला इसकी वेवलेंथ इतनी थी, दूसरा रेडिएशन निकला इसकी वेवलेंथ इतनी थी, चलो पहला रेडिएशन निकला इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, और इसको अलग अलग डिमार्केशन देने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे उसे हम नाम देंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसे हम नाम देंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन द स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इनटू, अलग अलग स्पेक्ट्रम में अपन इसे बांट रहे हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है अपनी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। सुनना बच्चों, या तो इमिशन स्पेक्ट्रम, आपको पता ही होगा इमिशन मतलब क्या होता है, एनर्जी का निकलना। इमिशन स्पेक्ट्रम जान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन। हमने क्या बोला, अगर रेडिएशन निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं तो उसे नाम दिया इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम या तो हो सकता है बच्चों कंटिन्यूअस फॉर्म में, जिसमें आप एक रेडिएशन को दूसरे रेडिएशन से अलग ना कर पाए, जैसे विबग्योर, सब कंटिन्यूअस, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एकदम कांस्टेंट चिपके 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 चलते हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते जनरली, दे आर फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके सर, नाउ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये हमारे काम की बात है, दिमाग में बैठा लेना, बैठा लो कीड़े की तरह, ब्रेन वर्म की तरह दिमाग में जानी चाहिए ये बात कि जो हमारे काम की बात है वो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, शायद आपको मेरा शब्द समझ आया अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए हैं तो। सर, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम can only be explained by assuming electromagnetic radiation as a particle, bundle of energy। लाइट के टर्म में इन बंडल ऑफ एनर्जी को अपन फोटोन बोल देते हैं, जनरली क्वांटम कहते हैं, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी, है ना। चलिए ओके, नाउ बैंड स्पेक्ट्रम, ये मॉलिक्यूल के लिए देख लिया जाता है, जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए, ये अपने इतने सिलेबस में नहीं है बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मेरी भावनाओं को समझो, शायद अगर आप समझने की कोशिश करो कि सर की भावनाएं क्या कह रही हैं, बेटा सुनना, जो रेडिएशन निकल सकता है वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। अगर आपने, क्या होता था, अगर आप 90s के किड बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, जो 90s के बच्चे होते थे, आजकल ये जो कैमरे आने लगे हैं ना, डिजिटल कैमरे, उस टाइम फिल्म वाला कैमरा आता था, खिचिक खिचिक करते थे, और उस टाइम ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक फोटो खिंचाना उस टाइम, मतलब आप ये मान लो कि आप ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी अच्छी नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं होता था। पोज में खड़े हो जाओ, 90s के पोज, ऐसे पोज में खड़े हो जाओ और फोटो खिंचाओ। फोटो के अंदर डलती थी फोटोग्राफिक फिल्म या रील, और फोटो आती थी पहले निगेटिव में, फिर उसको अपन ले जाते थे अंधेरे में, ठीक है, उस फोटोग्राफिक फिल्म को धुलते थे, वो कहानी अपन देखेंगे, और आपको मिलता था उसका पॉजिटिव इंपैक्ट। मतलब पहले
डार्क कलर में रहती थी, उसके बाद आपको कलरफुल फोटो मिलती थी। ऐसे ही ये दोनों है, ऐसे ही ये दोनों है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं एक दूसरे के बच्चों? फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप इस भावना को समझ चुके होंगे। प्लीज नोट डाउन करिए इसे, फिर मैं आगे बढ़ूं। एनसीईआरटी अपने को घोट देना है, एनसीईआरटी अपने को घोट देना है बच्चों। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिएगा, अपन क्या बात कर रहे थे? एक है अपना इमिशन स्पेक्ट्रम, एक है अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को अपन डिटेल में देखने जा रहे हैं। देखिएगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। इमिटेड वर्ड को पकड़ लो, दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, अगर कोई आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, अब उसे धीरे 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 इमिट किया जा रहा है। कहां से किसी सब्सटेंस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करा? ईदर फ्रॉम सनलाइट। अगर किसी सब्सटेंस ने, एलिमेंट ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करा ईदर फ्रॉम सनलाइट, ईदर फ्रॉम भाई बल्ब, और ईदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अब उस रेडिएशन को वो धीरे 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 इमिट कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या नाम देते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। ये कितने टाइप का हो सकता है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन हमारे काम की बात क्या है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन कहते हैं ना, सीधे मैं सीढ़ी ऊपर छलांग मार दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या है, इमिशन क्या है। इसलिए पहले पूरे बेसिक को समझो। नाउ अगला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी में है इमिशन स्पेक्ट्रम का पहला टाइप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेडिएशन निकल रही है उसमें जो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन है वो एकदम कंटिन्यूअस है। तो देखिएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की भावना को समझे। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड, When white light is allowed to pass through a prism, बिल्कुल सही है सर, प्रिज्म में से आप व्हाइट लाइट को पास कर दो, it get resolved into several color and spectrum of rainbow is obtained, which is known as continuous spectrum because there is no sharp line between any two colors। दो कलर के बीच में कोई भी शार्प लाइन नहीं है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया नजारा ये देखने मिलेगा आपको। देखो इधर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या आप डिमार्केशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप देखना, जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूं उसे पकड़ना। यहां है सबसे पहला वॉयलेट, इसकी वेवलेंथ देखना आप। वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। समझ रहा, वेवलेंथ कम है। दूसरा है आपका रेड कलर, इसकी जो वेवलेंथ है वो है 750 नैनोमीटर। अब दिमाग में बैठा लो बेटा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां होती है? 400 नैनोमीटर से। आज के बाद अगर कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, 400 नैनोमीटर से होती है 750 नैनोमीटर के बीच। या मैं इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो भैया देखो, नैनोमीटर है मेरा 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। अब मैं इसे एंगस्ट्रॉम में करने की कोशिश करूं तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो हुआ क्या? 400 इंटू 10 4000, और ये गया ऊपर तो -1 इंटू 4000 इंटू 10 की पावर -10। मतलब मैं कह सकता हूं 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना? 7500 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी रेंज होती है? वेवलेंथ की रेंज होती है इन विजिबल रीजन। कभी कभार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इस पे जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए इसे दिमाग में रखना। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। और बच्चों जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है
जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसका डिस्पर्शन जो होता है या डिविएशन जो होता है वो कम होता है। उसका डिविएशन कैसा होता है? कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका डिविएशन कैसा होता है? कम होता है। उसका डिविएशन कम होता है। देख पा रहे होंगे आप, व्हाइट लाइट गई, ये रेड 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 डिसोसिएट हुई अलग अलग कलर में, लेकिन इसका डिविएशन ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है, आप नोट कर पा रहे होंगे वॉयलेट को देख के, वॉयलेट को देख के कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसका डिविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका डिविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यही वजह है, यही वजह है। शायद आप कभी हाईवे पे गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, तो बच्चों होता क्या है कि जो डेंजर के साइन बनाए जाते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। आई होप आपको पता होगा, जो डेंजर साइन बनाए जाते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि डेंजर साइन रेड कलर से क्यों बनाए जाते हैं? क्या होता है बेटा, हम दूर से ही हमको रेड कलर दिखाई दे जाता। होता क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा डिविएट फैलता नहीं है, कंसंट्रेटेड रहता है। यही वजह है कि जो डेंजर साइन होते हैं किससे बनाया जाता है? रेड कलर से। वेवलेंथ ज्यादा तो डिविएशन उसका रेड कलर का कैसा होता है? कम होता है। बीच में जो पार्टिकल है उससे डिस्पर्स नहीं होता है वो। ये चीज दिमाग में रखना। पहले जब एम्स होता था, अब तो एम्स नहीं होता है, सब नीट कराने लगा है। मेडिकल एग्जाम की बात करूं तो जब एम्स होता था ना बच्चों, तो उसमें असर्शन रीजन आते थे। उसमें पूछा जाता था, एक असर्शन रीजन आया हुआ है, पुराना है, मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछा गया था कि जो डेंजर साइन होते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, असर्शन हो गया। रीजन क्या है? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज हाई एंड इट्स डिस्पर्शन इज लो, या डिविएशन इज लो। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे 4 ऑप्शन बनाए जाते थे उसमें, असर्शन भी सही है इसमें, रीजन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए। असर्शन सही है, रीजन सही है, तो आंसर बी। ठीक है, लेकिन अपना असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, तो आंसर अपना क्या होता? ए होता। चलो, ऐसे क्वेश्चन आते थे। आप कंपटीशन के हिसाब से देखें तो यहां लिखा भी हुआ है, मोर द वेवलेंथ लेस द डिविएशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ गए हम। कहानी को आगे बढ़ाता हूं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। ये हमारे बहुत काम की बात है और यही हमारे सिलेबस में डेप्थ में है। लॉजिक समझना, ये हमारे बहुत काम की बात है, और जो काम की बात होती है उसे ब्रेन वॉर्म की तरह दिमाग में बैठा लेते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तभी मिलेगा जब भैया हम लाइट पास करेंगे और वो डिस्पर्स होगी और उसका एक स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा। ठीक है सर, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, व्हेन गैस और वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपने लिया, आप जैसे सोडियम ले लो, आप ले लो पोटेशियम ले लो। अब इनको जब आप हीट करोगे, मैंने पहले ही कहा कि हीट करोगे तो वो एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करेंगे और वो एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी को इमिट करेंगे, तो इमिशन स्पेक्ट्रम उसी के टाइप है। तो देखना, जब गैसेस, इधर आप यू कैन टेक हाइड्रोजन गैस, इधर यू कैन टेक हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इधर यू कैन टेक सोडियम वेपर्स, इधर यू कैन टेक पोटेशियम वेपर्स। समझना, समझना, ठीक है। व्हेन गैसेस और वेपर्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस आर हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क में एनर्जी प्रोवाइड करी, और इन बुनसन फ्लेम या और बुनसन फ्लेम में तो क्या होती है बच्चों? लाइट इमिट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइट इज इमिटेड। लाइट क्या होती है बच्चे? इमिट होती है। और ये जो लाइट इमिट होती है ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम देती है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आपने देखो क्या करा बच्चों, आपने इसे गर्म करा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गैस आपने भरी और उसे क्या करा? आपने गर्म करा। ठीक है, और आपने इसे स्पेक्ट्रोस्कोप में या स्पेक्ट्रोमीटर में पास करा। स्पेक्ट्रोमीटर में प्रिज्म होता है, एक टेलीस्कोप लगा होता है देखने के लिए। टेलीस्कोप हटा के आप उसकी जगह फोटोग्राफिक फिल्म लगा दो, तो टेलीस्कोप हट गया, अब आंख से नहीं देखना, फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको मिल जाएगा। तो हमने ये फोटोग्राफिक फिल्म लगा ली, तो आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ जब आपने हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, उसे गर्म करना, ठीक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और फिर इमिट करी।
तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिला आपको जब हाइड्रोजन गैस का आप देखोगे, तो देखो इधर देखना, कंटिन्यूअस में क्या था, विबग्योर था। लेकिन आप जब इसको देखोगे तो आपकी यहां पे कुछ लाइट गायब हो जाएंगी। देखिए जैसे वॉयलेट दिख रही है, वॉयलेट दिख रही है, ठीक है, वॉयलेट दिख रही है, और ब्लू दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, रेड दिख रही है, येलो गायब, ऑरेंज गायब, ठीक है, इंडिगो गायब, इंडिगो गायब। कुछ ही लाइन अब आपको दिख पा रही है। क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं सर, कुछ ही लाइन आपको दिख पा रही होगी। देखिए वॉयलेट दिखी, ब्लू, वॉयलेट दिखी, ब्लू, ग्रीन दिखी और रेड दिखी, बाकी की कुछ लाइन गायब हो गई, बाकी के कुछ स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिले। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नहीं, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। हम जनरली इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन और इमिशन एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलो, if the ray of light is passed through a prism, then line spectrum is produced, line spectrum is produced, and the line spectrum is also known as atomic spectrum। ये जो line spectrum है इसी को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? atomic spectrum नाम देते हैं, और इसी के बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करना है आज के लेक्चर में। मतलब अभी तो लेक्चर की ना बुनियाद रखी जा रही थी। लेक्चर बड़े होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बनते हैं, याद रखिएगा। छोटे लेक्चर कई मिल जाएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन 5 मिनट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन 10 मिनट, यूट्यूब इज अ भंडार। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड 5 मिनट की वीडियो में नहीं होते। कहानी कहां से आई, ओरिजिन कहां से हुआ, उससे टॉप तक जाने के लिए टाइम लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, द लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बच्चों अपने को डेप्थ में बात करनी, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इसे। The next thing is the lines are separated from each other by dark spot। बिल्कुल सर, कुछ आपको वेवलेंथ दिखाई नहीं देंगी तो बीच में क्या आ गया? डार्क स्पॉट आ गए। तो the lines are separated from each other by dark spot and each line has a particular wavelength। बिल्कुल सर, ये तो बार बार कोई चीज दिक्कत की बात नहीं है, हर लाइन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। देख सकते हैं आप, हर लाइन की पर्टिकुलर वेवलेंथ है। जो भी लाइन आई आपके स्पेक्ट्रम में उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, और बीच में कुछ लाइन गायब हो गई तो वहां पे डार्क स्पॉट मिल गया। डार्क स्पॉट मिलने की वजह से इसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम दे दिया गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। नाउ ईच लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पॉट, ओके, ठीक है, and each line has a particular wavelength। अब ध्यान देना बच्चों, the pattern of line is a characteristic for element। the pattern of line is a characteristic of element। for example, इतना डिटेल में याद मत करना, लेकिन अगर मैंने यहां पे सोडियम वेपर्स ले ली होती, क्या ले ली होती? सोडियम वेपर्स ले ली होती, और सोडियम के लिए मैं स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश करता, तो मुझे कैसा स्पेक्ट्रम मिलता? सिर्फ येलो लाइट का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोडियम के लिए स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे येलो लाइट का मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोटेशियम के लिए देखने की कोशिश करता तो वो मुझे वॉयलेट कलर का मिलता, वॉयलेट कलर का मिलता। तो भैया हर एलिमेंट के लिए जब उनको वेपर फॉर्म में हम देखते हैं तो हर चीज के लिए या हर एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम अलग अलग आता है। हर स्पेक्ट्रम के लिए क्या आता है? हर एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम क्या आता है? अलग अलग आता है। तो द पैटर्न ऑफ ईच लाइन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, द पैटर्न ऑफ लाइन is a characteristic of element, and by this method we can identify and estimate elements। ठीक है, इस मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं एलिमेंट को। शायद आपको पता होगा, जो हमने पिछली क्लासेस में बोहर्स मॉडल देखा था, बोहर्स मॉडल सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही स्पेक्ट्रम समझाता था, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल ने कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में बात नहीं करी थी। चलिए ठीक है सर, अभी तो अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही नहीं देखा, आने वाली क्लास में देखते हैं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। क्या है कहानी अगली? ना, अगली कहानी हमने इमिशन स्पेक्ट्रम की बारे में बात करी, कंटिन्यूअस देख लिया, डिसकंटिन्यूअस देख लिया, डिसकंटिन्यूअस को भी डेप्थ में देखना है अपने को। नाउ बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट ब्राइट बॉन्ड्स, बैंड्स होगा, बैंड्स। It consists of a distinct bright bands and it is formed by a molecule, और ये मॉलिक्यूल के द्वारा बनता है, like H2CO, NH3 etc। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए कि बैंड स्पेक्ट्रम इज
for molecules. It is formed by molecules. Okay sir, no problem. Okay sir, no problem. It is formed by molecules. Okay. Now absorption spectrum पे आते हैं. Absorption spectrum. अब देखिएगा, इमिशन कब होता था? जब कोई एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होता था एनर्जी लेने के बाद. ठीक है, एनर्जी उसे कहां से मिली थी? इधर सनलाइट से मिल सकती थी, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर सकते थे, कहीं कुछ भी कर सकते थे. ठीक है, आप या तो कहीं व्हाइट लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, या फर्नेस में आपने उसको रख दिया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया. लेकिन अनएक्साइटेड स्टेट में हो तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करना चाहेगा. समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो रेडिएशन क्या करना चाहेगा? एब्जॉर्ब करना चाहेगा. तो व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अनएक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, then it splits when passed through prism, and then some dark lines are observed which depend upon absorption medium. This is known as absorption spectrum. अब ध्यान दीजिए, जो absorption spectrum होता है, it is a निगेटिव, फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. हम बात कर चुके हैं, ये फोटोग्राफिक निगेटिव होता है इमिशन स्पेक्ट्रम का. और इसमें क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ डार्क लाइन इन ब्राइट बैकग्राउंड. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ डार्क लाइन इन ब्राइट बैकग्राउंड. इसे आप समझ पाएंगे. सबसे पहले देखिए आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, आपने देखा था ये काली काली लाइन होती है, काली काली काले काले नैन वाली काली लाइन, ये काली काली लाइन है. उसमें कुछ जो आपको रेडिएशन मिले, उनके कुछ वेवलेंथ, कलर्ड वेवलेंथ दिखाई दे रहे होंगे. देखिए मैं इसको मिटा देता हूं. देखिए इसमें कुछ कलर्ड लाइन दिखाई दे रही होंगी, उसके बीच में पूरा अंधेरा है, और इसका जस्ट फोटोग्राफिक नेगेटिव ये है. अब जो आपको ब्राइट लाइन दिख रही थी वो यहां पे डार्क लाइन दिखेंगी, और जो यहां काला कलर दिख रहा था वो यहां रंगीन कलर दिखेगा. तो इट इज जस्ट फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ अ इमिशन स्पेक्ट्रम. याद रखना, इमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन के बीच में कुछ ब्राइट बैंड दिखते थे, और इसमें ब्राइट लाइन के बीच में कुछ डार्क बैंड दिखाई देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. आई होप ये डायग्राम आपको सब चीजें समझा दे रहे होंगे. अलग अलग वेवलेंथ की लाइन दिखने मिलेंगी या बैंड देखने मिलेंगे. चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, जिसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, जिस चीज के लिए हमने यहां तक की अभी कहानी को शुरू करा, वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. बहुत सिंपल है, या ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है. लेकिन अपन लाइन स्पेक्ट्रम किसके बेसिस पे समझाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल बिहेवियर शो करती है. बार बार मेरे शब्दों को पकड़ते रहना, क्योंकि शब्दों में ही ज्ञान छुपा है. चलिए देखते हैं. हमने हाइड्रोजन गैस ली बच्चों, मान लीजिए मैंने जस्ट एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बना रहा हूं. मैंने हाइड्रोजन गैस ली. इस हाइड्रोजन गैस में से बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा. क्या पास करा मैंने? मान लीजिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा तो होगा क्या? हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट हो जाएगी और हाइड्रोजन एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल रहा है, उनको एनर्जी मिल रही है. और जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे बच्चे, तो वो अलग अलग रेडिएशन इमिट करेंगे, जिससे हमें अलग अलग लाइन मिलेंगी, और उन्हें हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. और जो लाइन मिलेंगी हमें हाइड्रोजन एटम जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग होंगी और हमें अलग अलग लाइन मिलेंगी. उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. कहानी को पढ़ लेते हैं. देखिए क्या लिखा है. व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस is dissociated and energetically excited hydrogen atom produced which emit electromagnetic radiation of discrete frequency. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल लाइन नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. सुनना बच्चों, इसे सबसे पहले ऑब्जर्व करा बामर साहब ने. किसने ऑब्जर्व करा? बामर साहब ने. देखिए बामर साहब ने देखा, और उनके नाम पे हमने क्या बोला, बहुत सारी लाइंस मिलेंगी. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम होता है बच्चों, कोई भी एटम होता है अपना, वो सेवरल लाइन से मिलकर बना होता है. जैसे मैंने किसी भी एटम की बात करी तो एटम
सेवरल शेल से मिलके बना होता है, सेवरल शेल से मिलके बना होता है। मान लीजिए ये एटम है, बहुत सारी शेल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब हर शेल की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है कि इसकी एनर्जी -13.6 होती है, इसकी होती है -3.4, इसकी होती है -1.51, इसकी होती है -0.85, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन एटम था उसने एनर्जी लिया, एक्साइट हो गया, मान लीजिए एक्साइट होके वो यहां आ गया। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम ने, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी ली और एक्साइट होके यहां आ गया, एक्साइट होके यहां आ गया। जब ये वापस यहां जाएगा तो देखिए कैसे जाएगा वापस, जब ये वापस यहां जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम ने एनर्जी ली, वो कहीं और भी जा सकता है और वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी। इसे सबसे पहले बामर साहब ने देखा, क्योंकि जो लाइंस दिख रही थी, वो विजिबल रीजन में दिख रही थी, इसलिए वो देख पाए। लेकिन उसी टाइम पे एक रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि भैया, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ बामर सीरीज या बामर लाइन नहीं मिलती है, ऐसी बहुत सारी लाइन हाइड्रोजन एटम में आपको देखने मिलती है। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को उन्होंने डिस्क्राइब करा और उन्होंने एक फॉर्मूला प्रोड्यूस करा बच्चों। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी दो शेल के बीच में लाइन फॉर्म हो रही है, तो उसका वेव नंबर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लेवल के बीच में है और फाइनल एनर्जी लेवल से इनिशियल एनर्जी लेवल तक जा रहा है, ठीक है। फाइनल एनर्जी लेवल से E2 मतलब फाइनल एनर्जी लेवल और E1 मतलब इनिशियल एनर्जी लेवल पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं -13.6 इंटू Z² अपॉन N2 का स्क्वायर। N2 हमेशा ज्यादा होगा N1 से, N2 मतलब हायर ऑर्बिट, ठीक है। N2 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है सर, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी हुआ। अब आपको पता होना चाहिए Z कितना होता है फॉर हाइड्रोजन Z कितना होता है बच्चों, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल E इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लाया, इधर देखिए, चलिए पहले इतना ही लिख देता हूं, 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13.6 इंटू N1 का स्क्वायर। अब देखना बच्चों, मैंने क्या करा, इसको इधर लाया तो मेरे पास क्या हो गया, 13.6 इधर हो गया 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आया। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैंने लिख दिया hc बाय लैम्डा। पिछली क्लास में हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी से एनर्जी कितनी होनी चाहिए अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। अगर बच्चों मैं यहां भी hc और यहां भी hc से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस hc से मैंने इस hc को काट दिया, तो मेरे पास देखिए क्या बचा, मेरे पास बचा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc और इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये बचा मुझे। अब 1 बाय लैम्डा से आप वेवलेंथ पता कर सकते हैं बच्चों। और अगर मैंने हाइड्रोजन को छोड़ के कोई एक और भी एटम ले लिया, तो मान लीजिए उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z² भी लिखे रहने दिया, तो मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला आएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। और रिडबर्ग साहब ने देखा तो उन्होंने इसे एक कांस्टेंट नाम दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस पूरे को कांस्टेंट नाम दिया रिडबर्ग कांस्टेंट R, जो एक फॉर्मूला देगा, और जो एक कांस्टेंट है R इंटू Z² अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर।
दिस इज द इक्वेशन जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है। दिस इज द इक्वेशन कि भैया किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ की आपको रेडिएशन मिल रही है, वो आप इससे पता कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसे नोट डाउन करिए, प्लीज इसे नोट डाउन करिए, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब है मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल लाइन। अब वो लाइन कौन कौन सी थी, अब वो लाइन कौन कौन सी थी देखते हैं, इसे बना लीजिए पहले। अब वो लाइन कौन कौन सी थी देखते हैं। लाइंस अपने को जो देखने मिली, पहली लाइन देखने मिली लाइमन सीरीज। पहली लाइन जो थी, वो जो पहली सीरीज बनी वो कहलाती है लाइमन सीरीज। दूसरी कहलाती है बामर, तीसरी कहलाती है पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, फिर हम्प्रे। सर कैसे याद करें? लाइमन का ला पकड़ लो, ला, बामर का बहु, ला बहु, पाश्चन का पानी, पानी, ब्रैकेट बाराती, बाराती, ब्रैकेट को कैसे याद करेंगे? बाराती, फुंड, फुंड, फन में, प्रे करें, प्रे से हम प्रे। तो देखो ला बहु, ला से लाइमन, बहु से बामर, पानी से पाश्चन, बाराती से ब्रैकेट, फन मतलब फुंड, और फन में प्रे करें मतलब हम प्रे, हम प्रे। तो अपने पास अलग अलग सीरीज मिली हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में, और उन सीरीज को अपन ने नाम दिया लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम प्रे। अब सबसे पहले जो विजिबल रीजन में हमें मिली थी वो देखने मिली थी बामर सीरीज। एक अकेली सीरीज है जो विजिबल रीजन में देखने मिलती है, जिसे बामर साहब ने 1885 में देखा था। बिल्कुल ये याद नहीं रखना, उन्होंने इसे देखा। लेकिन बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपर्ट आए रिडबर्ग साहब, जिनके नाम पे ये रिडबर्ग कांस्टेंट आया, जिससे बेसिस पे आप वेवलेंथ और कितनी वेव नंबर निकल रही है भैया वो आप पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिराइव करा था मैंने, उन्होंने बाकी सीरीज के बारे में बताया। कौन सी सीरीज के बारे में? लाइमन सीरीज के बारे में। लाइमन सीरीज के बारे में वो क्या कहते हैं कि भैया देखो, विजिबल के पहले क्या होता है? अल्ट्रावायलेट होता है, तो अल्ट्रावायलेट में लाइमन देखने मिलेगी, और बाकी सारी विजिबल के बाद कौन, रेड के बाद कौन आता है? इंफ्रारेड आता है, तो बाकी सारी इंफ्रारेड में देखने मिलेंगी। और ये दोनों नॉन विजिबल होती है, इसलिए नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकती, सिर्फ एक ही नॉर्मल आंखों से देख सकती है। वो कौन सी है? बामर सीरीज। बामर सीरीज। कौन कौन सी सीरीज देखी अपन ने? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्रे। ठीक है सर। सर व्हाट इज लाइमन सीरीज? समझना, समझना। दिस इज एटम, दिस इज एटम, दिस इज एटम। सर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी, कोई भी इलेक्ट्रॉन सर कभी भी अगर फर्स्ट शेल में आके गिरे, मान लीजिए सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आए, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आए, फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आए, इनफाइनाइट शेल से फर्स्ट शेल में आए, तो उसे नाम देते हैं, तो जो सीरीज का फॉर्मेशन होता है वो कहलाती है लाइमन सीरीज। तो जिस सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसे नाम देते हैं लाइमन सीरीज। कैसे? देखिए पुराने डायग्राम को, आई होप इसे आपने बना लिया होगा। पुराने इसको देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, इधर मैंने एनर्जी लिखी हुई है, फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है -13.6, सेकंड की होती है -3.4, थर्ड की होती है, देखो अब इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, इसकी होती है -1.51, 1.51, इसकी होती है 0.85। आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मैंने कहा जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे एटम में, इसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करूं, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। इधर -13.6, -3.4, -1.51 एनर्जी बढ़ती जा रही है और इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। आपको जो लाइमन सीरीज देखने मिलेगी वो कब देखने मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से वो पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, कहीं से भी वो पहली शेल में आके गिरे तो आपको लाइमन सीरीज देखने मिलेगी। देखो जैसे यहां दूसरे से कहां आके गिरा, पहले में आके गिरा, आपको कौन सी सीरीज देखने मिली? लाइमन सीरीज देखने मिली। देखिए यहां से दूसरे से पहले में आया, आपको कौन सी सीरीज देखने मिली? लाइमन सीरीज देखने मिली। क्या देखने मिली? लाइमन सीरीज देखने मिली। तो आप बता सकते हैं लाइमन सीरीज कौन से रीजन में मिलती है बच्चों? मैंने अभी बताया अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। कहीं से भी अगर पहली शेल में आए तो लाइमन सीरीज। ओके सर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब N1 हमेशा कितना होगा? इसके लिए 1 होगा, हमेशा 1 पे आके गिरेंगे, और N2 2, 3, 4 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अब बामर सीरीज कब देखने मिलेगी? बामर सीरीज कब देखने मिलेगी? बामर सीरीज तब देखने मिलेगी जब
कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में आके गिरे, दूसरी मतलब ये n1 अगर 2 मान लिया अपन ने तो n2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और यही वो सीरीज होती है जो विजिबल रीजन में देखने मिलती है। इसी को बामर साहब ने एक्सप्लेन करा, ठीक है। उसके बाद पास्चन में n1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी n2 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट शेल होती है। ओके सर, तो लाइमन बामर पास्चन, लाइमन के लिए n1 कितना होगा 1, बामर के लिए n1 इज इक्वल टू 2, पास्चन के लिए n1 इज इक्वल टू 3, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट के लिए 4, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होगी, उनका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन देख रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड हम्प्रे, n1 सबके लिए 1 2 3 4 5 6 याद कर लेना, n2 से जस्ट एक ऊपर वाला और इनफाइनाइट तक जाएगा, इससे एक जस्ट ऊपर वाला और इनफाइनाइट तक जाएगा। लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बामर किस में आती है, विजिबल, बाकी सारे इंफ्रारेड। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं। नाउ रिड्स प्रपोज्ड अ मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन सीरीज। अब देखो मैंने अभी आपसे कहा अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला चाहता बच्चों तो याद करा देता, न्यू बार इज इक्वल टू, ये वेव नंबर है, दिस इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, दिस इज वेवलेंथ आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये देखो ये फॉर्मूला डिराइव कराया है मैंने। चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन डेप्थ तक नॉलेज लेके जाना है मुझे आपके लिए, ताकि भैया क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप कर पाए। अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला लिखा है, पूरा डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन अपन नोट कर चुके हैं, ठीक है सर। तो रिड्स प्रपोज अ फॉर्मूला टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन सीरीज। देखिए जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ये फॉर्मूला आ गया, न्यू बार वेव नंबर होता है, ठीक है। अब जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है एग्जाम में दिया रहता है बच्चों, बहुत सिंपल है, 109678 109,678 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन मान लीजिए सर क्वेश्चन कैसा आएगा, अब अपने को पता करना है कि अगर अपने को वेव लेंथ पता करनी है तो क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले से वेवलेंथ पता कर सकते हैं तो क्वेश्चन करके बताइए क्वेश्चन कैसा होगा। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन होगा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, सुनना जी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है तो हमें पता है वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है सर। अब बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। लाइमन में n1 इज इक्वल टू 1 होता था, n2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 से 1 पे जा रही है तो दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है सर। रखते हैं 1 बाय लैम्डा, बहुत नया तरीका देने वाला हूं, इज इक्वल टू आर जेड कितना हो गया अपना, जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 अपॉन n1 कितना है 1 और n2 कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। चलिए ठीक है सर, ठीक है। चलो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने एलसीएम लिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, एलसीएम ले लिया मैंने, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 4 माइनस 1 3 हो गया, ऊपर क्या हो गया 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 बाय 4 आ गया। तो 1, अब मुझे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कितना हो गया 4 बाय 3 आर। बेटा मेरा थंब रूल है, ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत शॉर्टकट आपको मिलेंगे। मेरा थंब रूल है कि आज के बाद अगर कभी भी 1 बाय आर की वैल्यू आए तो इसे 911 एंगस्ट्रॉम लिख देना, 911 एंगस्ट्रॉम लिख देना। तो आपके पास जो लैम्डा आएगा 1 बाय आर की वैल्यू आप कितनी लिख दोगे 911 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास फॉर्मूला आया
4/3 इंटू 911 और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। चलिए ठीक है सर, कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मैं इसे 3 3 जा 9 0 4 मान लिया, 3 में 4, तो ये कितना आ गया? देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दे रहा हूं, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर, ये क्या है? वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, चलिए सर कुछ और बता दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं सर, एक और बताइए। अगर मैं मुझसे क्वेश्चन पूछ ले सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मैं सिर्फ करता जाऊंगा 1/λ, सॉल्यूशन देखना, इज इक्वल टू आर जेड होता है 1, आर जेड स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख दूं, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। तो 1/λ, आर छोड़ो जेड छोड़ो, आर लिख दिया, जेड होता है 1, 1 कितना है? सेकेंड लाइन क्या कहती है? कभी भी लाइमन पहली सीरीज है, लाइमन पहली सीरीज है तो n1 तो हमेशा, n1 हमेशा कितना होता है बच्चों? बार बार बोलो 1, n2 कितना होगा? 3, फर्स्ट में आ गया था 2, तो अब 3 से 1 पे गिरेगी तो सेकंड लाइन बनेगी। ठीक है सर, मतलब अपने पास यहां पे क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 माइनस 1/9। ठीक है, मैंने इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया, 1/λ इज इक्वल टू आर 8/9। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9/8 इंटू 1/r। क्या बोला थंब रूल? इसकी वैल्यू हमेशा 911 एंगस्ट्रॉम ले लेना, आज के बाद कभी भी पूछे तो 9/8 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। जब कभी भी ये आपको मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमेशा इसकी वैल्यू आती है, ये अब जो आएगा सेकेंड लाइन के लिए, दिस इज 1026 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 1026 एंगस्ट्रॉम। आप देख पा रहे हैं कि पहले कितना था? 1216 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ घट गई, सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ घट गई। ये किसके लिए था? फर्स्ट लाइन के लिए। ये अपन ने किसके लिए देखा था? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जो पूछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो लास्ट लाइन कैसे बनेगी बच्चों? लास्ट लाइन कैसे बनेगी? मैं कहानी प्लीज नोट डाउन करो इसे जल्दी से, जल्दी से, फिर मैं लास्ट लाइन के लिए बता रहा हूं, लास्ट लाइन के लिए बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास है लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कुछ भी पूछे आप कर लोगे। लास्ट लाइन के लिए n1 कितना होगा? हमेशा 1। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन भी लिख दूं? नहीं तो आप तो नन्हे मुन्ने बालक हो। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, n1 कितना लिख दूं? 1 लिख दूं। और n2 कहां से गिरेगी? लास्ट लाइन इनफाइनाइट से गिरेगी। कहां से गिरेगी? इनफाइनाइट से गिरेगी। तो देखो 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड 1 है, 1/n1 का स्क्वायर 1 और 1/n2 इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो सर 1/λ इज इक्वल टू आर और पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। तो आर लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू अभी बताए 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब सर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, इधर देखिए, फर्स्ट लाइन के लिए 1216 एंगस्ट्रॉम, सेकंड लाइन के लिए 1026 एंगस्ट्रॉम और थर्ड लाइन के लिए 911 एंगस्ट्रॉम। आप देख पा रहे होंगे कि भैया जैसे जैसे लाइंस बढ़ती जा रही हैं, वेवलेंथ क्या होता जा रहा है? कम होती जा रही। मतलब फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो कॉन्सेप्ट आप समझना, कॉन्सेप्ट समझना, समझिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट इज दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ। किसी भी सीरीज के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं लार्जेस्ट वेवलेंथ, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी। सर ये क्या हुआ? देखो एनर्जी क्या होती है बच्चों? hc/λ होती है। पिछली क्लास में अपन ने देखा है किससे? एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू hc/λ। अगर सर इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, तो एनर्जी हमेशा इसकी कैसी होगी? कम होगी। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ हाईएस्ट है, चेक कर लीजिए। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैसी थी बच्चों? हाईएस्ट थी। देखिए हाईएस्ट थी। जब इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? कम होगी।
वेवलेंथ हाईएस्ट है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। अब सीरीज लिमिट क्या होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज लिमिट। द लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की, लास्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की, उसे हम कहते हैं सीरीज लिमिट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, अब आप देखना जो लास्ट लाइन थी अपन ने देखा, देखिए बच्चों लास्ट लाइन, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी अभी अपन ने देखा hc बाय लैम्डा, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि द लास्ट लाइन इज नोन एज सीरीज लिमिट और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लाइन ऑफ लार्जेस्ट एनर्जी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लाइन ऑफ लार्जेस्ट एनर्जी। वेवलेंथ सबसे कम होगी और एनर्जी इसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, किसी भी ट्रांजिशन के दौरान, याद रखना इतना डेप्थ में इसीलिए जा रहे हैं ताकि कंपटीशन अपन फाइट कर पाए। सर किसी भी ट्रांजिशन के दौरान कितनी लाइन बन सकती है, उस लाइन को निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। नाउ क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, मतलब n1 इज इक्वल टू 1 है, n2 हमेशा ज्यादा होता है, n2 इज इक्वल टू 4 है। तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेंगी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1, कैलकुलेट करिए 3, ये हुआ 3 4 माइनस 1, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2, तो कितनी आई लाइन, 6 आई। कितनी लाइन आई, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो ये क्या बचा, और 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12 बाय 2, 12 बाय 2 मतलब 6 लाइन्स। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। जब हम इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मानेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में गिरेंगे तो ही लाइन स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसकी जितनी भी भावनाएं पॉसिबल हो सकती थी वो हमने देख ली। आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जिसमें आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर पाएंगे और इनके एप्लीकेशन समझ पाएंगे। आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।